सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में रेपो रेट को कम किया गया है। कई सालों बाद रेपो रेट में कटौती किया गया। अब न्यूज़ में चल रहा है कि रेपो रेट में कटौती हुआ, अब लोन क्या होगा, सस्ता होगा। तो मैंने एक सवाल यहाँ पे लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। क्या रेपो रेट कम होने से सच में लोन सस्ता होगा? जो हम लोग कार लोन लेंगे या होम लोन लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, तो ये सब लोन क्या सस्ता वाकई में हो जाएगा? तो इस चीज़ को पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले तो खबर क्या है वो आप जान जाइए। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है, इसी के पास ये अधिकार होता है कि रेपो रेट को कम करे या ज़्यादा करे, सीआरआर, एसएलआर ये सबको कम करे या ज़्यादा करे। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो टूल्स हैं, उसको कम ज़्यादा करने का अधिकार किसके पास होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये हर 2 महीने में अपने क्या करता है, रिपोर्ट देता है। तो इसके रिपोर्ट को हम लोग, ये जो रिपोर्ट सौंपता है, ये बाई मंथली पॉलिसी होता है। इसलिए इस पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मंथली पॉलिसी, क्योंकि हर 2-2 महीने में ये क्या करता है, अपना रिपोर्ट देता है। तो इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट आया, उसमें ये बताया गया कि 25 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया रेपो रेट में। 25 बेसिस पॉइंट्स क्या किया गया, कम किया गया, है ना। ये बेसिस पॉइंट्स क्या होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिस पॉइंट क्या होता है। ये सब कुछ नहीं है ना। ये इस तरह का टर्म जो होता है बढ़ा चढ़ा कर इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि आम जनता और समझ नहीं पाए। ऐसी इकोनॉमी उनको समझ नहीं आता है, ऊपर से ये बेसिस पॉइंट है, ये सब लिखते हैं तो और समझ नहीं आता। बहुत ईजी चीज़ है, कुछ नहीं है ना। ये क्या है, देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में परसेंटेज नहीं लिखते हैं। जब कमेटी का रिपोर्ट आता है तो वो परसेंटेज के जगह पे बेसिस पॉइंट वो लोग यूज करते हैं। परसेंटेज की जगह पे बेसिस पॉइंट, मतलब 1% बराबर 100 बेसिस पॉइंट। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बीपीएस, ठीक है। तो बेसिस पॉइंट 1% बराबर क्या होता है, 1% बराबर होता है 100 बीपीएस, है ना, मतलब बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई रेट में 1% का कटौती किया जाएगा तो हम कहेंगे कि 100 बेसिस पॉइंट्स का कटौती किया गया, ठीक। चूंकि यहां पे जो कटौती किया गया वो 25 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.25%। तो 0.25% कटौती किया गया इस बार रेपो रेट में, तो हम क्या इसी को कहेंगे, 25 बेसिस पॉइंट्स। समझ पा रहे बात? तो बेसिस पॉइंट्स क्या होता है, तो 1%, वो परसेंट के जगह पर बेसिस पॉइंट टर्म, वही टर्म का यूज करते हैं। इसलिए कभी बेसिस पॉइंट आए तो इतना घबराइएगा नहीं, कोई बहुत बड़ा टर्म ये नहीं है ना, जो समझने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो समझ पाए, 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, और 0.25 चूंकि घटा है, वही रेट हम लोग ले रहे हैं, तो 25 बेसिस पॉइंट्स को घटाया। तो एग्जाम में आपसे इस तरह भी सवाल पूछ सकता है कि कितना परसेंट घटा है, या परसेंट में सवाल नहीं आके क्या आप आपसे पूछ सकता है, बेसिस पॉइंट्स पूछ सकता है, कितना बेसिस पॉइंट्स घटा, ठीक है। ओके, तो पहले जो रेपो रेट, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले जो रेपो रेट था वो कितना था, तो रेपो रेट जो दर है वो था 6.5%, 50%, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, 25 बेसिस पॉइंट्स का क्या हुआ, कटौती हुआ, कम हुआ, बहुत सालों बाद कम हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अब हो गया 6.25%। तो रेपो रेट वर्तमान में अब कितना हो गया, इस रिपोर्ट के आने के बाद से 6.25%। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब लोन सस्ता होगा। तो हम लोग देखेंगे कि वाकई में लोन सस्ता होगा या नहीं होगा। तब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो रेपो रेट होता है, बड़े सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता है, बैंक जो है वो आरबीआई से क्या करता है, लोन लेता है। तो आरबीआई से जब बैंक लोन लिया तो आरबीआई तो ऐसा नहीं कि बोले कि जाओ पैसा ले लो, जब इच्छा हो चुका देना, नहीं। जब बैंक आरबीआई से लोन लेता तो आरबीआई ये भी बोलेगा ना कि हमको इसमें फायदा क्या होगा, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट रेट हम देंगे तुमको लोन, लेके किस पे देंगे, तुमको ब्याज दर देना पड़ेगा। तो आरबीआई से बैंक ने क्या किया, लोन लिया, और आरबीआई को बैंक क्या करेगा, एक इंटरेस्ट रेट पे करेगा, और उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है
कि जब आरबीआई लोन देता है बैंक को और उसके एवज में जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, जो ब्याज दर लगाया जाता है, उसी ब्याज दर को बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जब बैंक को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन की आवश्यकता होती है तब उस पर जो रेट लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ये यहां शॉर्ट टर्म का मतलब है 90 डेज। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, 90 डेज। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जब बैंक लोन लेता है आरबीआई से, और आरबीआई उस लोन के बदले जो इंटरेस्ट रेट लगाता है उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब ऐसे इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है रीपर्चेज। आर से री हो गया, पी से परचेज हो गया, ओ से ऑप्शन होता है, ऑपरेशन होता है, तो ये रीपर्चेज ऑपरेशन होता है या रीपर्चेज ऑप्शन होता है। इसका क्या मतलब है, रीपर्चेज क्यों बोला जाता है? देखिए क्या होता है, जब आरबीआई के पास जाता है और लोन लेता है, जब बैंक आरबीआई के पास जाएगा और लोन लेगा, तो आप एक बात बताइएगा, आरबीआई का बैंक का शकल देख के लोन दे देगा? क्या बोलेगा कि सिक्योरिटी रखो। जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक में, इसी बैंक के पास जब आप जाइएगा लोन लेने, तो बोलेगा नहीं आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, ले लो लोन, है ना, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, सिक्योरिटी, मॉर्गेज रखो, बोलते हैं सिक्योरिटी रखो। तो आप क्या करते हैं, होम लोन लेते तो ज़मीन का कागज़ ये सब चीज़ जमा करते हैं कि अगर लोन चुका नहीं पाइएगा तो इसको ये क्या करेगा, सेल करेगा। वैसे ही तो ये बैंक जब हम लोग से मांगता है सिक्योरिटी, तो ये बैंक जब आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई भी मांगेगा ना सिक्योरिटी, बोलेगा पहले सिक्योरिटी जमा करो। तो ये क्या करता है बैंक, जीसेक जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, वो आरबीआई के पास क्या करता है, रखता है। तो आरबीआई के पास बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है, जिसके एवज में आरबीआई इसको क्या करता है, इसको पैसा देता है। ठीक, और ये बैंक वादा करता है कि 90 दिन, कितना वैलिडिटी है, 90 डेज, कि 90 डेज के भीतर या 90 डेज तक हम तुमसे क्या करेंगे, ये जो सिक्योरिटी है इसको फिर से खरीद लेंगे, फिर से वापस हम परचेस कर लेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं रेपो, रीपरचेस। समझ पा रहे क्या रीपरचेस होता है? तो सिक्योरिटी रीपरचेस होता है कि जब तक उसका वैलिडिटी रहेगा, मान लेते 90 डेज तक वैलिडिटी है, तो 90 दिन जो भी वैलिडिटी है, या मान लेते 7 दिन का वैलिडिटी या 14 दिन, जो भी वैलिडिटी रहेगा उस वैलिडिटी तक आपको क्या करना है, ये फिर से इसको खरीदना है। तो याद रखिएगा, इसलिए ये जो पूरा ऑपरेशन चलता है ये क्या होता है, सिक्योरिटी का खरीद बिक्री एक तरह से यहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है कि बैंक अपना सिक्योरिटी यहां पे रख लिया, आरबीआई क्या किया, आरबीआई बैंक को पैसा दिया, बैंक क्या करेगा, फिर से सिक्योरिटी को खरीदेगा, कितना रुपया में, तो जितना ये बैंक आरबीआई ने लिया है इससे, सॉरी बैंक ने आरबीआई से लिया है, उसमें अभी वर्तमान में 6.25% इंटरेस्ट लगाकर, ब्याज लगाकर बैंक आरबीआई को क्या कर देगा, वापस कर देगा। और जैसे बैंक इसको पैसा देगा तो सिक्योरिटी फिर से क्या हो जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा। और याद रखेगा, ये जो सिक्योरिटी जमा करता है बैंक, ये एसएलआर का पार्ट नहीं होता है, एसएलआर का हिस्सा नहीं। एसएलआर के रूप में जो रखा गया सिक्योरिटी होता है, आपने सुना होगा एसएलआर। एसएलआर में क्या होता है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना पड़ता है। तो जो सिक्योरिटी रखा जाता है, उस रखा हुआ एसएलआर का जो सिक्योरिटी, उसको आप यहां पे यूज नहीं कर सकते। तो कभी एग्जाम ऐसे भी आए कि एसएलआर का रखा हुआ सिक्योरिटी को हम यहां पे यूज कर सकते हैं पैसा उठाने में, तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, यहां से समझ में आया। अब देखिए, रेपो रेट में कटौती किया गया। रेपो रेट में क्या किया है, कटौती। रेपो रेट जो होता है, इसमें जब कटौती किया गया तो ऐसा आरबीआई अनुमान लगाता है या आरबीआई ऐसा सोचता है कि अब क्या होगा, बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि बैंक को अब सस्ते दरों पर लोन मिलेगा। और जब बैंक को सस्ते दरों पर लोन मिलेगा तो बैंक भी कस्टमर को क्या करेगा, सस्ते दरों पर लोन देगा। ऐसा कौन सोच रहा है, आरबीआई सोच रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या रेपो रेट कम होने से सच में लोन सस्ता होगा? इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट है, आरबीआई का जो टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल है, वो दो तरह का टूल होता है। एक को डायरेक्ट टूल बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ये उपकरण है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का, और एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष उपकरण होता है। प्रत्यक्ष उपकरण डायरेक्ट में जैसे सीआरआर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, एसएलआर ये सब क्या है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। जबकि इनडायरेक्ट जो टूल्स होता है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसमें रेपो रेट आता है। ठीक है, उसमें क्या आता है, रेपो रेट आता है, बैंक रेट, ये सब चीज आता है। ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लीजिएगा इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट
क्यों इसको कहा जाता है, इसको डायरेक्ट क्यों कहा जाता है। इसके लिए आपको पहले ये चीज समझना पड़ेगा, फिर मैं यहां पे आता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी बस दिमाग में आप ये रखिए कि एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है और रेपो रेट जिसका हम लोग बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ये आपको मैं थोड़ी देर में अभी समझाता हूं, पहले इस चीज को आप समझिएगा। देखिए क्या होता है, रेपो रेट को क्यों घटाया जाता है, रेपो रेट को घटाने के पीछे का कारण क्या होगा। तो रेपो रेट को घटाने के पीछे का कारण ये होगा कि मार्केट में आरबीआई चाहता है कि लिक्विडिटी बढ़े, मनी सप्लाई बढ़े। लिक्विडिटी का मतलब हो गया क्या, मनी सप्लाई। कि मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, आप समझिएगा, जब मार्केट है, ये मार्केट है, यहां पे मनी सप्लाई क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट में मनी का फ्लो होगा। मनी का फ्लो कैसे होगा, तो मनी का फ्लो होगा तब जब रेपो रेट को क्या होगा, सस्ता किया जाएगा। सस्ता करने से मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा, लिक्विडिटी क्यों बढ़ेगा। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए आप, लिक्विडिटी कैसे बढ़ता है वो तो अभी हम लोग बात करेंगे। एक चीज समझिएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब हो गया कि मार्केट में अब क्या होगा, डिमांड बढ़ रहा है। और जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो आपका ग्रोथ क्या होगा, है ना, आपका ग्रोथ है ना, ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा ना, है ना, बिल्कुल होगा। तो आप समझिएगा यहां पे होता क्या है कि रेपो रेट को कटौती करने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता है, ऐसा क्यों अनुमान लगा रहा है, समझिएगा। रेपो रेट को कम किया गया, और जब रेपो रेट को कम किया गया तो अब बैंक को सस्ते दरों पर रेट मतलब लोन मिल रहा है। और जब लोन सस्ते दरों पर मिल रहा है, मान लेते हैं कि बैंक को यहां पे पहले 6.50% मिलता था, अब 6.25, तो यहां पे 0.25% सस्ते दर पर मिल रहा है। तो बैंक भी हो सकता है कि अपना लोन को क्या कर दे, कम कर दे। हो सकता है बैंक पहले 10% पे, एक एग्जांपल में दे रहा हूं, बैंक पहले 10% पे होम लोन दे रहा था। याद रखिएगा ये फिक्स नहीं, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक चाहे तो 10% पे दे, 11%, वो बैंक पर डिपेंड करता है कि कितना वो होम लोन, पर्सनल लोन, ये कितना परसेंट पे देगा। मान लेते हैं कि होम लोन 10% पे दे रहा है और देखा कि रेपो रेट घटा, तो ऐसा आरबीआई अनुमान लगाएगा कि जब इसको सस्ते दर पर मिल रहा है तो ये भी अपना रेट को घटाकर हो सकता है 9.75% कर दे, ठीक है। और जब ये रेट को घटा दिया, मान लेते हैं ये और ज्यादा घटा दे, 9% कर दे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो हम लोग को क्या लगेगा, मतलब कंज्यूमर को क्या लगेगा कि अरे सस्ते दरों पे रेट मतलब लोन मिल रहा है। और इसको बड़ा जोर शोर से प्रचार किया जाता है, रेपो रेट घटा, रेपो रेट घटा, देखिए हर न्यूज में चल रहा है लोन सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा। अब लोग जो सोच रहे हैं कि मैं अपने सपनों का महल बनाऊंगा, होम लोन लेना सोच रहे हैं, अब तुरंत वो एक्टिव हो जाएंगे। देखो रेपो रेट घटा, उनको नहीं पता रेपो रेट क्या होता है, लेकिन बोले रेपो रेट घटा, चलो लोन सस्ता हो गया होगा, चलो लेते लोन। कोई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, कोई कार निकालना चाहते हैं, सब लोन ले रहा है। और मार्केट में क्या करे, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी बात समझिएगा, ऐसा कंडीशन जब होता है तो आप हम लोग ये सोच रहे कि ये घटाएगा, और घटाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जब लोन लेने जाएगा तो पैसा वो उठाएगा और मार्केट में वो पैसा क्या करेगा, लगाएगा। तो जब मार्केट में वही पैसा लग रहा है तो आप बताइए मार्केट का क्या हो रहा है, लिक्विडिटी बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, और मनी सप्लाई बढ़ा मतलब डिमांड बढ़ा, और डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। तो आप समझिएगा ऐसा कंडीशन होता क्या है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जब इन्फ्लेशन मार्केट में ज्यादा है उस समय रेपो रेट को घटाता है कि बढ़ाता है। तो इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मनी सप्लाई को शक किया जाता है, मतलब सोखा जाता है, तब रेपो रेट को क्या किएगा, बढ़ाएगा, तब रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि रेपो रेट अब आरबीआई चाहता है कि कम से कम लोन ले, कम से कम लोग लोन ले। तो अब आरबीआई क्या करेगा, अब आरबीआई करेगा कि रेपो रेट को बढ़ा देगा, और जैसे रेपो रेट बढ़ेगा बैंक भी अपना रेट को बढ़ा देगा, और जैसे बैंक अपना रेट को बढ़ाएगा तो लोग लोन लेने से कतराएंगे। लोग लोन लेना बोलेंगे नहीं, अब सस्ता होगा तो लेंगे, तो कम लोग लोन लेंगे, और जब कम लोग लोन लेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा, है ना, इन्फ्लेशन, समझ पा रहे। और जब डी इन्फ्लेशन का स्थिति आएगा, मतलब महंगाई दर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डिमांड मार्केट में नहीं है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए रेपो रेट को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा। तो अभी आपने ये समझा कि मार्केट में रेपो रेट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट को घटाया है, और अनुमान लगा रहा है कि जो बैंक 10% में लोन दे रहा है हो सकता है 9.75% पे क्या करे, अब लोन दे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, मैंने लिखा क्या रेपो रेट कम होने से सच में लोन सस्ता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अब यहां पे आते हैं हम लोग, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में यहां पे आरबीआई जो है वो बाध्य नहीं कर सकता है, वो मैंडेट नहीं कर सकता है बैंक को कि तुमको करना ही पड़ेगा।
हाँ, आरबीआई दबाव बना सकता, बोल सकता है कि हमने रेपो रेट को कम किया, तुम भी करो, तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन बैंक अगर नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, आरबीआई यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। आरबीआई नहीं बोलेगा नहीं तुमको बंदूक रख के कि तुमको करना ही पड़ेगा काम। इसलिए इसको बोला जाता है ये इनडायरेक्ट टूल है। यहां पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है। डायरेक्ट टूल जो होता है जैसे सीआरआर, फॉर एग्जांपल समझिएगा, सीआरआर को मान लीजिए घटा दिया, तो सीआरआर अगर घटेगा, सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, कि बैंक जो है अपना कुछ परसेंट, कितना परसेंट, जितना सीआरआर होगा उस परसेंट, कुछ परसेंट हिस्सा जो सीआरआर होगा उस परसेंट हिस्सा को आरबीआई के पास कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश के रूप में क्या करेगा? आरबीआई के पास रखेगा। अब आरबीआई ने मान लेते सीआरआर 4% है और आरबीआई ने 1% घटा दिया, मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स में घटा दिया तो 1% घट गया, अब सीआरआर 3% हो जाएगा। तो अब बैंक जो 4% रखता था, तो ऐसे समझिएगा, मान लेते हैं कि बैंक का एनडीटीएल है, एनडीटीएल पे रखा जाता है, बैंक का एनडीटीएल है 100 रुपया मान लेते हैं, और मान लेते हैं अभी 4% सीआरआर है, तो बैंक को 100 का मतलब 4 रुपया जो है, सॉरी 4 रुपया जो है, कितना? 4 रुपया जो है वो किसके पास रखना पड़ रहा है? 4 रुपया जो है वो आरबीआई के पास जमा करना पड़ रहा है, आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ रहा है, कितना? 4 रुपया। अब मान लेते हैं, तो अब बताइए बैंक के पास 96 रुपीज बचा, तो 96 रुपीज मान लेते हैं मार्केट में सब ये कर रहा है, मनी फ्लो कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अब बैंक चाहता है, आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई और बढ़े मार्केट में, तो सीआरआर को घटाकर 4 से 3% कर देगा, मान लेते 3% कर दिया, तो 3% कर देगा, तो अब यही बैंक 100 रुपया में 4 रुपया दे रहा था, अब कितना देगा? 3 रुपया देगा। अब कितना देगा? पहले 4 दे रहा था, अब कितना दे रहा है? 3। तो अब बैंक के पास 96 रुपीज बच रहा था, तो अब 97 बचेगा, तो जब 97 बचेगा तो 1 रुपया ज्यादा बच रहा है, उस 1 रुपया को क्या करेगा? मार्केट में लगाएगा, और जब मार्केट में लगाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट में वो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए डायरेक्ट टूल है, मतलब सीआरआर को कम कर दिया तो अपने आप मनी सप्लाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि बैंक अपना, आरबीआई अपना रेपो रेट को कम करता है, आरबीआई अपना रेपो रेट को कम करता है, जरूरी नहीं है कि बैंक अपना रेपो रेट को कम करे, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला जाता है। इनडायरेक्ट तरीके से अमूमन बैंक कर देता है कम, लेकिन मैंने बोल रहा हूं कि ऐसा बाध्यता नहीं है कि बैंक कम करेगा ही। तो याद रखिएगा, रेपो रेट घटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक भी अपना रेट घटाएगा, इसलिए ये इंपैक्ट जो पड़ता है ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जबकि सीआरआर में आप क्या देख रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। क्लियर चीज है ना? तो ये इसका आंसर होगा, रेपो रेट बढ़ने से जरूरी नहीं है लोन सस्ता हो ही, लेकिन अमूमन होता ही है, यही उद्देश्य रहता है। और आरबीआई भी क्या करेगा? दबाव बनाएगा कॉमर्शियल बैंक पे, बोलेगा कि तुम भी सस्ते दर पे क्या करो, लोन बांटो। लेकिन बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, वो सस्ते दर पे बांट भी सकता है और नहीं भी बांट सकता है। लेकिन सीआरआर घटने से बैंक के पास पैसा रहेगा ज्यादा, और पैसा रहेगा तो वो मार्केट में लगाएगा वो पैसा को, समझ पा रहे? इसलिए डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है और ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, है ना? तो फिर भी कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।